Ma'am, can I show? Wait, let me see first माधवन's homework. दिखाओ माधवन. 2 मिनट, बुक ढूंढ रहा हूँ. बुक ढूंढ रहे हो? व्योम तुम्हारा दिखाओ होमवर्क. मैम मैम दिखाऊं? रुको. मैम हमारी परसों एग्जाम थी 12 अगस्त को. वो तो गूगल वाली ना. हाँ. एमसीक्यूज था ना सिर्फ. मैम आपने होमवर्क देख लिया? हाँ व्योम तुम्हारा हो गया. माधवन दिखाओगे अब होमवर्क? मैं आपने रोको का. क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर. हैंडराइटिंग तो ऐसे लग रही जैसे सारी चींटियां भाग रही है. पेज भी फाड़ दिया इतने में. मैम फट गया. तो मैं उर्दू में बोली. ये चैप्टर 7. ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगी. मैम मेरे को एक डाउट था उसमें. रुको रुको काव्या, आई एम कमिंग टू यू. वेट. रुद्राक्ष क्या डाउट है आपको? मैम डाउट है मैम, आपने मुझे हमको 3 बार लिखने को बोला था, वो दिखाऊं? मैम रुद्राक्ष तुम्हें तुम्हारा पेपर मिला जो मैंने चेक किया है? नो मैम. मिल जाएगा. मैम वेदांत कुछ कहना रहता है. हाँ रुको. मैम रुद्राक्ष दिखाओ. यस मैम. मैम सारे एक साथ 3 बार ही लिखे. रुद्राक्ष तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है बेटा, तुमने बहुत अच्छा नहीं किया एग्जाम में. ओके मैम. पता है ना? यस मैम. रुकोगे? खुशी, आपको रेज हैंड करना है बेटा, बीच में मैम 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 नहीं बोलना है. मैम हो गया. ओके. क्या हो गया खुशी? मैम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपने जो 7 लेसन का होमवर्क दिया था ना मैम, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊं तो चलेगा मैम? क्यों? मैम क्योंकि अभी मैं घर पे नहीं हूँ मैम, मैं बाहर हूँ. घर ही तो दिख रहा है. इसलिए. किसी और के घर पे हो? यस मैम. क्योंकि वहां पे उन्होंने ऐसे बोला है कि खुशी तुम लिख नहीं सकती हो. नो अगर तुम मैम. ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकती हो तो ऐसे बोला कि खुशी तुम लिखना नहीं. नहीं मैम. तो कजिन के वहां हो तो लेक्चर के बाद थोड़ी सी गपशप मारने इसलिए. नो मैम. तो मैम एक्चुअली मैं जैन हूँ ना, इसलिए मेरा एक चीज समझ गई. ओके ओके कोई बात नहीं, चलेगा. नेक्स्ट वीक बता देना. ओके आंगी. थैंक यू. मैम कैन आई शो? यस. मैम फर्स्ट टाइम, then second time, third time, and 7th chapter. ओके गुड. मुझे मैम 6 चैप्टर में आपने कुछ टिक करवाया? काव्य मैंने क्या बोला, मैं आती हूँ तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हें बताती हूँ. ओके निजेश, अभिमन्यु वीडियो ऑन करो दोनों. यस मैम. तू तेरा दिखा वर्क निजेश. मैम मुझे आराम से 5 मिनट. दिख तो नहीं रहा है मुझे कुछ. बहुत प्रॉब्लम है तेरे. रहने दो, म्यूट हो जाओ. चलेगा बेटा. अभिमन्यु वर्क किया है तुमने? यस मैम. ओके. यस वेदांत बोलो क्या बात है?
मैम कैन आई शो? हाँ वेट, वेट ओके डन। और 7 चैप्टर का किया है ना? यस मैम। माधवन क्या है? मैम मेरे को ये मैंने लिखा है तो भी मेरे को फिफ्थ चैप्टर 7 में फिफ्थ वाला एक बार देख लो मैम। क्या चैप्टर 7 में मैम मैंने लिखा है आंसर पर मेरे को नहीं हमने लगा। डिस्कस किया माधवन वो अभी? हाँ मैंने देवांश को क्या बोला कि देवांश वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तब तुमने सुनाई नहीं दिया था तुम्हें? नहीं मैम मेरा नेटवर्क इश्यू बहुत है, कट कट के आ रही वो है। खुद ही बहुत बड़ा इश्यू है। ओके आई होप रेस्ट एवरीवन हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। हर्षवर्धन तो बीमार ही है, वो बेड रिटर्न हो गया है, बेड के ऊपर से वो खड़ा ही नहीं होता है। मैम मेरा बाकी है देखना। हाँ मैम निदेश आपको दिखा रहा है। मैम आपने बोला था सिर्फ एक ही बार करना है, इसलिए मैंने एक ही बार हाँ किया। हाँ यस 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 आप बीमार थी, आपसे बात हो गई थी मेरी। ओके कोई बात नहीं। दिया व्हाट अबाउट यू बेटा? मैम डन है। डन है ना? ओके चलो आई वोंट हाँ ओके डन डन। मैम कैन आई शो यू? हु वांट्स टू शो? हर्ष अभिमन्यु या वेट? डन है ना बेटा, तुमने कर दिया है मैम ना? मेरा नाम तो लिया ही नहीं है। तू लिस्ट में है ही नहीं तो फिर मैम आपने कहा ना हर्ष। तो ब्लैक लिस्ट में है। नहीं यार मैम चीटिंग है। तूने किया है, होमवर्क किया है? मैम आपने कहा था। मैम कहा ही नहीं था मैम, नाम भी नहीं बोला था मैम, वापस वीडियो चेक कर लो। मैम मैंने रिकॉर्डिंग में से लिए थे आपके क्वेश्चन। अभिमन्यु Yes, चैप्टर ma'am. 7 का किया है? यस मैम। ओके चलो डन। यस व्योम व्हाट इज योर डाउट? मैम हमारी 20 सितंबर को एसएस की एग्जाम है। क्या? मैम उसके एक महीने बाद 20 एग्जाम है। सितंबर को एसएस की एग्जाम है। ठीक है व्योम तेरे पास एक महीने से भी ज्यादा है, तो अभी क्यों एग्जाम के एक वीक पहले कहना बताते? पड़ता है। अब व्योम पूरे लेक्चर में वीडियो ऑन चाहिए और तुम्हारा माइक म्यूट होना चाहिए, मैं बोलूं तभी बोलना। मैम मुझे आंसर 5 नहीं मिल रहा है। हाँ निजेश रुको रुको, हम अब बस हम वही डिस्कस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज एटमॉस्फेयर। सबको मिल गया व्हाट इज एटमॉस्फेयर? वो वहीं पे मैंने टेक्स्ट बुक में टिक करवाया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था डिफाइन वेदर, वो भी वही टेक्स्ट बुक में है। फिर था व्हाट इज क्लाइमेट, वो भी वही टेक्स्ट बुक में है। फोर्थ दिया था मैंने व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, वो भी टेक्स्ट बुक में है। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन अनइक्वल एंड कंटिन्यूअल राइज इन द एवरेज टेम्परेचर of Earth's climate system due to greenhouse gas. Clear? अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है what is greenhouse gases? What are greenhouse gases? जो आपको नहीं मिले, मैं बोल रही हूँ सारे गैसेस के नाम। जी अच्छा ओके, वेनिशा को आंसर मिला है, प्रीता को मिला है, वेदांत को मिला आंसर। आप सबके रेज हैंड यहाँ पे डाउन कर दो। मुझे सिर्फ रेज हैंड वो बच्चों के चाहिए जिनको ये आंसर नहीं मिला है फिफ्थ वाले। माधवन को आंसर, अंगी आपको आंसर नहीं मिला ये? ओके अभिमन्यु को नहीं मिला, रुद्राक्ष को नहीं मिला, निचेश नहीं मिला है तो रेज हैंड करना है, ऐसे नहीं डिजिटल वाला। मैम नहीं हो रहा है। तो अपना ही कर दो। मैं अभी देखा तो पार्टिसिपेंट्स भी था ही नहीं।
अरे वो रिएक्शंस में है। रिएक्शंस में होता है। कोई बात नहीं। वेदांत तुम्हें मिला, हेचरी, काव्या तुमने किया है ये? यस मैम। मैम मैं आपने बोला ना कि मैं 13 लास्ट में आती, इसलिए मेरे को। प्रीथा डन? ओके चलो, देन आई विल डिस्कस दिस फिफ्थ क्वेश्चन आंसर टू एवरीवन। यू कैन रेज योर, ये हैंड रेज है उसको डाउन कर दो। यस काव्या, हाउ वाज योर गोवा ट्रिप? मैम अच्छा था। अच्छा था। ओके, बैक टू द पेवेलियन। हमने 6 चैप्टर में कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स करवाए। तुम देवांश या किसी से ले सकते हो। वर्कशीट मैंने अभी तक दी नहीं है। नेक्स्ट ये मंडे से आपको सारी वर्कशीट्स मिलनी शुरू हो जाएगी चैप्टर वाइज, ठीक है। सेकंड 7 चैप्टर के मैंने 5 क्वेश्चंस लिखा है। अगर नहीं लिखे तो आप अभी नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, डिफाइन वेदर, ये भी आप देवांश से ले लेना ऐसा हो तो एक बार, ठीक है। अब जो 5th क्वेश्चन है उसका आंसर मैं डिस्कस कर रही हूँ, पर जैसे देवांश को आंसर मिला। देवांश तुमने क्या लिखा है इसका आंसर बताओ मुझे। मैम मैंने ये लिखा है, द रूफ इज मेड अप ऑफ आइदर ग्लास और क्लॉथ टू अलो द सनराइज टू penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as greenhouse farming. मैम सेम पिच। मैंने भी ऐसा ही लिखा है। यस मनीषा, कैन यू आंसर? यस मैम। मैम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफाइड, एंड एक्सेट्रा नोन एज हाइड्रोकार्बन। यस, मैंने पूछा व्हाट आर द ग्रीन गैस हाउस gases. The gases that are very active in greenhouse effects are carbon dioxide, methane, nitro oxide, chlorofluorocarbon and halocarbons. These are the greenhouse gases. मैम मेरा अलग है, मैं बोलूं? तू खुद अलग नहीं बोल। Can you repeat? Yes, I will repeat. Angi, wait. हाँ बोलो व्योम, क्या लिखा तूने? Gases include water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone are called greenhouse gases. ओके चलो, अब मैं रिपीट कर रही हूँ ये आंसर। जिसको भी नोट डाउन करना है वो कर सकता है। मैम मुझे एक एग्जाम में डाउट है, तुम्हें मैं बोलूं? हाँ बोलो। यस मैम, हमको एग्जाम में पूछा था into how many divisions biosphere is divided, तो मैम उसमें क्या आएगा? Come back, into how many division is biosphere is divided. तो ऑप्शंस थे उसमें? यस मैम 2, 3, 5 और 6 था। 3 मैम 3 मैम गलत आ रहा है। मैम कैन आई स्पीक? Into how many division is biosphere divided into 2 part, non-living and living part? Into आएगा। ओके मैम। यहाँ पे लिखा भी है, बायोस्फीयर इज द बेस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग। नॉन लिविंग में आएगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर, और लिविंग में आएगा एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके मैम कहाँ पे? उसी बायोस्फीयर के शॉर्ट नोट के नीचे के पार्ट नंबर 10। बायोस्फीयर के पैराग्राफ में। मैम मुझे डाउट है। तेरा डाउट मैं नहीं सॉल्व करूंगी, तेरा और माधवन का डाउट लास्ट में ही होगा। एक सेशन क्रिएट थोड़ी तो करा दया देना। कर लो हम पे। अगर दोनों बोलोगे तो मैं रिमूव ही कर दूंगी सेशन में से। चलो, अब मैं ये क्वेश्चन आपको ग्रीन हाउस गैसेस का आंसर लिख दो सबसे पहले नोटबुक में। The gases that play an active role, the gases that play an active role in greenhouse effect are carbon dioxide, methane, nitro oxide, chlorofluorocarbon and halocarbons. हेलो में HELLO वाला नहीं, HALO। मैं रिपीट कर रही हूँ वापस से। The gases that play an active role in greenhouse effect are
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोकार्बन्स। मीथेन के बाद क्या बोला? मीथेन के बाद मैंने बोला नाइट्रो ऑक्साइड। मैम कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन, मीथेन के बाद नाइट्रो ऑक्साइड, फिर उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके बाद पेज नंबर हेलोकार्बन। 40 पे दे दिया है। हाँ क्या मैंने बेटा? दे दिया है। पेज नंबर 40 पे सभी दे दी है ये सभी। द ग्रीन हाउस Yes. गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। यस दिया है। द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलो गैस प्लेज एन एक्टिव रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैम ये लास्ट की लाइन लिखने की प्ले रोल वाली नहीं, आपने 7 चैप्टर पूरा खत्म कर दिया। यस। अभी ये चालू करेंगे काव्य। नहीं उसके बाद काव्य छूट बेटा, गया। बस अभी हम लोग मैम हेलो के बाद क्या बोला? हेलो हेलो के बाद फुल स्टॉप। हेलो कार्बन के बाद। मैम हेलो के बाद फुल स्टॉप कार्बन का पिक है। चलो अब आना है पेज नंबर 40 पे। मैं आप लास्ट में क्वेश्चंस लिखाओगे वापस? हाँ आज लिखाऊंगी ना, अपने पास रखना है। मैम 1 मिनट है। यस आज ये चैप्टर मैम भी 2 खत्म मिनट। कर देंगे। मैम 5 के आपने टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स और 6 के आप जो टेक करवाते हो और वो और नहीं, उसके बाकी है। टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आपने करवा दिया? नहीं करवाया मैंने, बाकी है। मैम आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, देख लेना। यस मैं गारंटी दे दी आज चैप्टर खत्म नहीं होगा। क्या बेटा देवांश? आज मैं गारंटी दे दी ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। आपने कहा ना खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, छोटा सा तो चैप्टर है, अभी कुछ बाकी नहीं है इसमें। और मैम आपने 7 चैप्टर में जो अभी तक चला है तो मैम उसमें आपने क्या टिक करवाया? वो क्वेश्चंस हो गए ना, वो क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने। एटमॉस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग। एक बार वीडियो देख लेना मेरा। ओके मैम अभी आप दूसरे क्वेश्चन लेकर रहे हो। व्योम क्या डाउट है तेरा? हाँ आई एम वेटिंग। मैम चैप्टर 6 में आंसर 7 क्या आएगा? चैप्टर नंबर 6 में जो आपने क्वेश्चन आंसर लिखा है ना, उसका आंसर 7 क्या आएगा? क्वेश्चन बोलो। मैम उसका क्वेश्चन है हु हाईली अपोज्ड इंग्लिश एजुकेशन। महात्मा गांधी। ओके मैम, थैंक यू मैम। निजेश और व्योम वीडियो ऑफ नहीं करना है बार बार। यस मैम। चलो आंगी, हाउ लॉन्ग यू विल टेक? यस मैम। अरे मैम बोलो रुद्राक्ष। मैम जो आपने जो 3 टाइम होमवर्क में दिया था वो आज सबमिट करने आना है। आज इंग्लिश का है। आज है आपका आज टर्न। इंग्लिश ग्रामर का है। इंग्लिश का है। हाँ मैम मैम आप जो बट क्वेश्चन उसके आंसर लिखाते हो आप हमें सबमिट करना है? नहीं वो चलेगा, वो नोटबुक में। चलो अब मैं ये चैप्टर जो हमारा बाकी है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। निजेश तुम्हें पढ़ना है पेज नंबर 40 का न्यूज फ्रॉम द न्यूज़पेपर। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है तो कौन सी चीजों में प्रॉब्लम आ जाती है, वो वाला पार्ट है न्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर। निजेश उसकी आवाज नहीं आ रही। कहने दो निजेश। मैम कैन आई? मैम अभी आवाज आ रही है? मैम अभी आवाज आ रही है? मैम मतलब इस निजेश से पीछे बहुत आवाज आ रही है। रहने दो निजेश। वेदांत चलो तुम पढ़ो। Yes ma'am. News from newspaper. Average increase of 5 degrees Celsius in the temperature in West Europe. Heat temperature in 14 degrees Celsius. Temperature in Darjeeling reaches to maximum of 28 degrees Celsius.
2019. Snowfall in desert. Mumbai received 942 ml rain in one day. 2005 CE. Increasing temperature in Australia. 2005 CE. Sundarban is submerging. रिडक्शन क्या हो गया वेदांत? Ice cap of the size of 3250. मैं उसके बीच में लो हो जाती है वॉइस, इसलिए किसी को सुनाई नहीं देता. ओके, इट्स ओके. ये सारे जो इफेक्ट्स है, ये सारे जो भी पॉइंट्स है, वो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स है कि ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद क्या प्रॉब्लम होता है. तो एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर. वेस्ट यूरोप में सडनली से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, हीट एक्सपीरियंस करना. दार्जिलिंग में टेम्परेचर रीच हो जाना मैक्सिमम 28. डेजर्ट में स्नोफॉल होना. मुंबई में बहुत सारी बारिश गिरना. ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना. सुंदरबन में बहुत सारा पानी आके वो सबमर्ज हो जाना. स्नो रिवर ऑफ नेपाल में रिडक्शन होना. आइस कैप है वो मेल्ट होने लगना, और रिवर्स है वो ड्राई अप होने लगे. ये सारे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब ये जो अर्थ है वो क्यों हीट होता है कि ये जितने भी ग्रीन गैसेस हैं, अगर कोई भी एक गैस का प्रपोर्शन बढ़ जाए, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट पे इफेक्ट होती है. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाना, बहुत हम ट्री कट करते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है. मीथेन बढ़ जाना, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन या हेलोकार्बन, इनमें से कोई भी अगर एक गैस का प्रपोर्शन बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. राइट. यहाँ पे आप सबको एक डायग्राम भी दिया है जिसमें हम एक्सप्लेन किया है ppm, जिसका मतलब है पार्ट पर मिलियन. राइट. और हमें दिखाया ये कितना इंक्रीज हो रहा है. लास्ट 150 इयर्स में ये जो पार्ट पर मिलियन इंक्रीज है ppm, वो कितना हो रहा है. ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम. हर एक का प्रपोर्शन भी हमें दिया है, किसका कितना प्रपोर्शन होता है. ये जो भी डायग्राम है जिसमें हमें प्रपोर्शंस दिए हैं, वो प्रपोर्शंस आपको पढ़ना है, वो एमसीक्यूज में आ सकता है. See down, directly come to the page 42, जिसमें हमें दिया है कि ये मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है. ये किस तरीके से ईयर बाय ईयर उसके प्रपोर्शन बढ़ रहे हैं. मीथेन प्रपोर्शन जो 315 ppm था ईयर 1750 to 1764, आज 2005 में बहुत प्रपोर्शन बढ़ गया है. और ये प्रपोर्शन कहाँ से बढ़ता है? एक्सेलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, पैडी कल्टीवेशंस, डिकम्पोजिशंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. कितना रिलीज ऑफ मीथेन है वो इस टेबल में हमें बताएगा. ऑल थिंग्स यूज्ड बाय ह्यूमन इन वन डे हैज 80% ऑफ एयर इन इट. अ मैन ब्रीथ्स 22,000 टाइम्स एवरी डे. इन दिस वे अ मैन कंज्यूम्स 16 kg ऑफ ऑक्सीजन एनवायरमेंट में से. वो 16 kg ऑफ ऑक्सीजन एनवायरमेंट से कंज्यूम करता है. नाइट्रस ऑक्साइड, द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इंक्रीज हुआ है 270 ppm, रिसेंट है 390. CFC है जो हम ये प्रपोर्शन प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, AC, एरोजल स्प्रे जो आते हैं, इन सब में से CFC बाहर आता है. ओके, ये थिंग टू नो है. एज पर द रेजोल्यूशन पास बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन 23 जनवरी 1995, 16 सितंबर ओजोन डे ऑब्जर्व किया है. आफ्टर 1980, ईयर 2007 वाज द हॉटेस्ट ईयर. सबसे ज्यादा गर्मी 2007 में हो गया. एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अभिमन्यु, you have to start reading from methane,
nitrous oxide, chlorofluorocarbon, 2 things to know. Beta Maitri, the full form of ppm is given on the page number 41. सबसे पहली ऊपर की लाइन है part per million. So you can underline. Yes, Preetha, what is your doubt? Ma'am, what is the meaning of ton and micron? What is the meaning of? Ton and micron. Ton is the unit to measure. Release of methane is in which? Ton unit. Micron is also the measurement. Right? Uska weight. Yes. Abhimanyu, you have to read. Methane, CH4. The massive increase in methane proportion from 315 ppm in the year 1750 to 1764 ppm in the year 2005 was due to the reasons listed below. Reason: exhaling of animals and metabolism process. Release of methane, 14 crore ton. Paddy cultivation, release of methane, 15 crore ton. Decomposition of the biodegradable waste, 7 crore ton. Ma'am, I have to read things to know. Yes, things to know. All the things used by human in one day has 80% of the air in it. A man breathes 22,000 times every day. In this way, a man consumes 16 kilograms of oxygen from the environment per day. Nitrogen oxide. The proportion of nitrous oxide has increased from 270 ppm to recent 319 ppm. Chlorofluorocarbon, CFC. Due to the use of foam, plastic, refrigerators, AC, circuit, aerosol spray, the minute particles having the size ranging from 1 micron to 10 micron is known as aerosol, etc. There has been an increase in the CFC. Things to know, padlo beta. Things to know. As per the resolution passed by the UN on 23rd January 1995, 16th September is observed as the Ozone Day. After 1980 year, 2007 was the hottest year. Okay. Clear, everyone? Now, what is this effect of global warming? We can see many of the changes. We observe many of the changes in the vegetation. Many species of birds are disappearing, endangered, like sparrow, vulture. 2000 glaciers of Himalaya have melted, receded, यानी melt होना, कम हो जाना, reduce हो जाना. Okay. Here on the page number 44, there are different points given the effect of global warming. Okay, Kavya Desai. Yes, you have to first read the effect of global warming, the 3 lines, and then you have to read all these points. Yes. Effects of global warming. Changes are observed in the growth and development of the vegetation. Certain species of birds are now disappearing, such as sparrows and vultures. 2000 glaciers of Himalayas have receded and melted. First point, there has been an increase in natural calamities like famine, cyclone, excessive rain and floods in the last 10 years. Second, the places receiving heavy rainfall are now experiencing less rainfall. Rajasthan and Dubai experienced heavy rain and there is scanty of rain in Cherrapunji. The production of pulses has gone down. The level of groundwater has decreased. The melting of glaciers has increased the water level in oceans. This has aggravated the erosion of coastline. Human beings will fall victims to dehydration and
Malnutrition. क्या मैम? Malnutrition. Malnutrition. Yes. When the nutrition proportion is less in your body. Yes, malnutrition. Due to the increase in temperature, there will be changes in the cycle of seasons. The characteristics of summer and winter season will change. The salinity of the soil in Gujarat will increase due to the increase of 25 centimeter in sea level. There is a marked decline in the agriculture production. The frequency of disease like cholera, dengue, malaria, yellow fever, swine flu, etc. has increased. The areas near the coast of Maldives, Bangladesh, Philippines, West Indies, and Australia have submerged. According to an institution named Greenpeace, approximately 55 lakh people living in Gujarat will have to migrate in the year 2100 CE. The flowers are losing their fragrance due to global warming. Beehives are disappearing fast. Okay, Maitri, you had some doubt. क्या हो गया? क्या doubt है Maitri? Ma'am, what is the meaning of aggravated? I'm coming to it. You're asking about which point? Sixth point. Human beings will fall in the victim. That point. Ma'am, the four Melting of glaciers. The melting of aggravated. This has aggravated the erosion, increased the erosion of the coastline. See, these are the few effects of the global warming. जैसे natural calamities increase हो जाना, famine, cyclone, बहुत बारिश गिरना, flood आना, last 10 years में हम ये experience कर रहे हैं. जहाँ पे ज्यादा बारिश होती थी वहां पे अब कम बारिश, जैसे राजस्थान, दुबई, वहां पे ज्यादा बारिश हो रही है, पहले वहां पे नहीं थी. चेरापूंजी जहाँ पे ज्यादा बारिश थी वहां पे कम है, उल्टा हो जाना. पल्सेस का प्रोडक्शन कम हो जाना. ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर, ऑफ कोर्स क्योंकि बारिश की प्रॉब्लम हो रही है तो ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो जाना. ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ज्यादा, जिससे ओशन का वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है और जिससे कोस्ट लाइन में जो इरोजन होना चाहिए वो इंक्रीज हो रहा है. एग्रीगेटेड मींस इंक्रीज. ह्यूमन बीइंग्स में डिहाइड्रेशन, मैलन्यूट्रिशन इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. साइकिल ऑफ सीजन्स, कभी भी बारिश आ जाती है, राइट? समर एंड विंटर सीजन्स विल चेंज. गुजरात में जो सॉइल है, ये सांगी, गुजरात में जो सॉइल है उसकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि सी का लेवल बढ़ रहा है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है और डिजीज लाइक कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू ये इंक्रीज हो रहे हैं. कोस्ट ऑफ मालदीव्स, बांग्लादेश, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज ये सारे सबमर्ज हो जाएंगे. See, these are not the effect. This can be happen. There is a name institution, Greenpeace. उन्होंने predict किया है कि 55 lakh people living in Gujarat may have to migrate. Can be any reason. The flowers are losing their fragrance and beehives are disappearing. अभी हमें कोई भी beehives देखने को नहीं मिला. Okay, so these are the problem. Clear? Ma'am, what is the meaning of salinity? The proportion of salt. Salinity is yani salty. Okay, ma'am. Now we have to, these are the effect. Now we have to see the remedies. That is the measures, right? These are the measures. Okay, now we have seen the effects. Now we will see few measures. Okay, measures to prevent global warming. See, there are few measures. Come to the page number 45. Devansh.
18 remedies, measures are there. Devansh, 4 you will read. First 4. Measures to prevent global warming. ये वाला ना मैम? Yes, बेटा. Reduce the use of sources that release carbon dioxide. Afforestation and conservation of forests should be done. Growing trees help to reduce carbon dioxide. Avoid the uses of plastics. Okay. So what are the measures to be taken to reduce this or to prevent this global warming? The first of will reduce the use of source that release CO2. ऐसे सोर्सेज हमें कम यूज करना है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज ज्यादा होती है, ठीक है. सेकेंड, एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन मीन्स deforestation का opposite. What is deforestation? Cutting of the trees. So afforestation means you should grow more and more trees. तो ये जो फॉरेस्ट है, हम जब फॉरेस्ट में से टिम्बर प्रोवाइड करने के लिए उसके ट्री कट करते, तो सामने अगर मैंने एक ट्री को कट किया तो सामने मैं 2 या 4 ट्री को प्लांट करूं. दैट इज द मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन, राइट. और ये फॉरेस्ट को कंजर्व यानी मुझे बचा के रखना. कैसे बचा के रखूंगी? मैं रेकलेसली वो ट्रीज को कट नहीं करूंगी. अगर मैं कट करती हूँ तो सामने मैं उनको ग्रो करूंगी. ये सब ड्यूटी होती है, शुड बी डन. ग्रोइंग ट्रीज, अगर हम ज्यादा ट्री ग्रो करते तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड. मान लो कि प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ भी गया है तो ट्री विल बैलेंस द एटमॉस्फेयर, द बैलेंस द इनहेल एक्सहेलेशन, द बैलेंस द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक. काफी बार हमने सुना है काफी जगह पे अब पेपर बैग्स आ गई है, पर टोटली बैन नहीं हुआ है प्लास्टिक में. तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि आपको अवॉइड करनी है. हाँ व्योम बोलो. हम रीड कर. तुझे रोज की हैबिट होगी है अपने आप को एक थप्पड़ खाने की? ठीक है. जो भी बीच में मैम बोलेगा उसका मैं सुनूंगी नहीं. ओके. वैनिशा, you have to read rest 4. Okay, ma'am. Optimum use of manure and pesticides. Adopt organic farming. Use of green manure and cattle manure. Add biotics in the food for animals. Optimum use of household appliances. Okay. Optimum means maximum. Use of manure. काउ डंग मैन्योर जो होता है ना वो. पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए, तो उसमें हमें मैन्योर यूज करना है. ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करना है जहाँ पे ग्रीन मैन्योर या कैटल मैन्योर यूज करनी है, जहाँ पे हम केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज करेंगे. बायोटिक्स इन फूड फॉर एनिमल्स, राइट. यू हैव टू ऐड मोर बायोटिक थिंग्स टू द फूड फॉर एनिमल्स. एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस को ज्यादा यूज करना है. ऑप्टिमम जो चीजें हैं जो एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रही है, उस तरीके से. ओके. हेश्री, बाकी की 4 पढ़ो आप. Yes, ma'am. Proper use of means of transport. Check the growth of human population. Design the buildings with sufficient ventilation to save electricity. Increase the use of eco-friendly papers. So there should be a proper use of means of transportation. Why? Yes, H. मैम क्योंकि pollution ना बढ़े. Yes मैम, pollution ना हो ना इसी. Pollution अगर होता है तो कौन सा गैस आता है ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड. 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था ना एयर पॉल्यूशन में. Carbon monoxide, which is released, emitted from the vehicles, right? Then you have to, why there is a check on human population? What is related to that? Yes, H3. Ma'am, if the human population will be more, then the need of oxygen will also be more, and the trees will be less, so we need to check on human population.
We have to keep checking on the population, so we come to know that vehicles are increasing, the vehicles, then many such things which releases these gases are increasing. तो हम उनका ऑल्टरनेटिव सोचते रहे, ठीक है. जैसे हमने ऑल्टरनेटिव सीएनजी ढूंढा है व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक बहुत सारे व्हीकल्स आ गए हैं. इलेक्ट्रिसिटी में जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो सोलर पैनल से हम ट्राई करते हैं सोलर एनर्जी, तो विंड एनर्जी से हम प्रोवाइड करते हैं. तो बहुत सारी ऐसे हैं ऑल्टरनेटिव्स हमें ओपन रखने पड़ते हैं. बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन करना है कि इसमें सफिशिएंट वेंटिलेशन, क्योंकि अगर आप वेंटिलेशन यानी कि जहां से एयर सर्कुलेशन आ रहा है कम होगा तो हम ज्यादा एसी यूज करेंगे, राइट, ज्यादा लाइट यूज करेंगे, दिन में भी हमें लाइट जला के बैठना पड़ेगा. तो बिल्डिंग इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि घर का वेंटिलेशन इस तरह से हम ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कौन से सोर्स से आता है, वापस वाटर रिसोर्स तो बचाना है, पर साथ साथ में because of use of AC, we emit what? Atmosphere. Atmosphere. We emit which gas? Because of AC. Chlorofluorocarbons, right? From the refrigerator, from the AC. Okay? And you have to use the eco-friendly papers. Recycled papers, that is. Okay? Pritha, you have to finish rest all the points. Okay, ma'am. Grow plants and trees around your house. Make optimum use of natural resources. Use petroleum products judiciously. Use water carefully. Practice rainwater harvesting. Increase the use of CNG and non-conventional sources of energy. So we have to grow more plants, trees around our house, so we can get fresh air, fresh oxygen, right? Make optimum natural resources की ज़्यादा use करने हैं. Use petroleum product judiciously, क्योंकि ये फ्यूचर में कभी भी खत्म हो सकते हैं. वाटर को ध्यान से यूज करना है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड हमें यूज करनी है. CNG और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. व्हाट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, tidal energy. These are the non conventional sources which never exhaust, which are recycled, reused and never exhaust. These all are known as non conventional sources energy. Clear? Okay, yes, I hope no one is having doubt. These all measures are important. I am going to give you today effects of global warming, right, and the measure. I'm coming to it. अब यहाँ पे दूसरा थिंग्स टू नो है. टू मेक 1 टन ऑफ पेपर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाता है, कितना पानी जाता है और कितना टिम्बर वुड जाता है. तो वो थिंग्स टू नो एक बार आप टिक कर देना. नाउ वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज ग्लोबल पॉलिसी. द ग्लोबल पॉलिसी, इट इज टेकन द ग्लोबल world level. Yes, it is taken through the world level to protect our environment. Abhimanyu? Yes, ma'am. You have to read this global policy to protect environment. On realizing that human activities are the root cause of destruction of the environment, the countries of the world gathered at Stockholm, the capital of Sweden, in 1972 to think of ways to protect the environment. Another convention was held at Rio de Janeiro, Brazil. In the meeting held at Copenhagen, capital of Denmark, in the year 2009, to discuss the global warming. It was observed that the developed nations are not accepting the carbon cut. The technique to reduce the emission of greenhouse gases, and the developing nations were increasing pressure for the reduction of emission of greenhouse gases. It was decided to give an aid of $100 billion for the development of developing nations.
In this meeting, 59 research papers from 45 countries were presented, and through it, the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climate. On an average, a city in the world emits 4.5 metric ton carbon dioxide. India citizen emits 2.2 metric ton carbon dioxide. Other developing nations release far lesser carbon dioxide gas. Large amount of concessions should be given for development, and more restrictions should be imposed on the countries like the USA, as an average American emits 20.6 metric ton carbon dioxide. Okay. So this is a global policies made by global level to protect this environment. When they realize that human activities are the main cause for the destruction of environment, right? Kathan, you have to switch off your video better right now. Many countries, right? So they held a meeting. First meeting was held in 1972 at the Stockholm, the capital of Sweden. Then in the Brazil. Then in the Copenhagen, in the capital city of Denmark in year 2009. After discussing so much, they have come with a solution. It was decided to give the aid, यानी कि help देना, $200 billion. किसे? Development of developing nations. Developing nation को help करना. और इस मीटिंग में 59 रिसर्च पेपर्स उन्होंने दिखाए थे, प्रेजेंट किए थे. 45 कंट्रीज यहाँ पे आई थी और उन्होंने बोला था कि ऑन एन एवरेज, एक एवरेज निकाला था कि सिटीजन्स इन द वर्ल्ड कितना एमिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे दूसरे वर्ल्ड में 4.5 है और कंपैरिजन अगर इंडियन सिटीजन करे तो वो 1.2 मैट्रिक है. दूसरी डेवलपिंग नेशन है वो फार मोर लेसर एमिट करते हैं. So large amount concessions should be given for development and more restrictions should be imposed to the country like USA, average American. समझ में आया? तो डेवलपिंग नेशन को एड दिया और डेवलप्ड नेशन को क्या किया? रिस्ट्रिक्शंस डाले. समझ में आया? कंक्लूजन क्या निकला? ओके, चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस बोल रही हूँ. 2 ही क्वेश्चंस है, बड़े क्वेश्चन आंसर्स है आज जो आपको लिखने हैं. मैं वो 3 बार लिखना है? नहीं बच्चा, एक ही बार लिखना है. नहीं लिखोगे तो फिर 3 बार लिखना है. सबसे पहला इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सारे पॉइंट्स एक ही बार. मेजर टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, सारे पॉइंट्स एक ही बार. आपके पास बहुत समय है. मंडे की मैथ्स की एग्जाम खत्म कर देना, ट्यूसडे को हम मिलेंगे, उसके पहले ये काम कर. मतलब ठीक से बोलो ना, तो मेरे को पता नहीं चला क्या बोले. इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. Ma'am, can you repeat second one? I'm repeating both. First question is effect of global warming. Second is measures to prevent global warming. Ma'am, effect of global measures. Measure to prevent global warming. measure के बच्चे. निजेश क्या बोल रहे हो? केविन अभी वीडियो ऑफ करो, मेरे लेक्चर में ऑन करना. मैम मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, जो अभी लास्ट हमने डिस्कस किया, सेकेंड लास्ट. ये 2 ही चीज लिखना है. एक गुजरात बोर्ड, यू कैन लीव. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Have a nice. मैम हाँ मैम, वो एचएस की टेक्स्ट बुक की पीडीएफ हमें चाहिए तो कौन सी वेबसाइट पे मिलेगी? बहुत सारी है, डाउनलोड एनसीईआरटी करके करो. हाँ मैम. मैम एक ऐप है एनसीईआरटी
solution and textbooks. Yes, बहुत सारी है, एनसीईआरटी की तो बहुत सारी मिल जाएगी। हाँ मैम मिल गई। मैम आज सिविक्स करना है ना? हेलो नहीं, सिविक्स खत्म नहीं हुआ हमारा। मैम ज्योग्राफी करना है। हो गया। हमने केमिस्ट्री खत्म कर दिया था ना उस दिन। हाँ लास्ट यस मैम। आज एग्रीकल्चर करना है, मैंने बोला तो था। ओके मैम। एग्जाम के रिजल्ट तो मिले तो सही। मेरे को नहीं मिले। यस मैम नहीं मिले। नहीं बोल रहा। एक मिनट यहाँ से रिजाइन करो जिनको रिजल्ट शीट नहीं मिली। वेट, तुमने नाम लिखा था कथन और दृष्टि पीडीएफ में? यस मैम लिखा था। पेपर में नाम लिखा था? यस मैम। दोनों में था। Okay, rest everyone. Nijesh, you have to leave. For what you are waiting, बेटा? बाकी सब अपने वीडियो ऑन करो। जय, तुझे भी नहीं मिला? नहीं। हाँ मुझे भी नहीं मिला। मैम अभी आप मार्क्स बता सकते हो ना? हाँ क्यों नहीं बता सकती हूँ, मैंने भेज दिया है, कल रात को ही सब भेज दिया। आप बता दो ना, मतलब ऐसे मार्क्स बता दो ना। हाँ रुको, मिल जाएगा बच्चा, देख लेना, आपको मैं बताती हूँ फिर भी। जैसे मांजर, मांजर बता दूं सबके सामने मार्क्स कम है आपके बेटा। दृष्टि तुमने एग्जाम दी है? यस मैम मैं पीडीएफ। तुम्हारा और केविन का पेपर नहीं मिला है मुझे, कथन का भी नहीं मिला है मुझे। कथन केविन आपको हर बार है मुझे घुमा था मैम, ग्रुप में सेंड कर दिया था। घुमा ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया था। ओके आई विल चेक इट अगेन। मैं चेक कर लेता हूँ। जय तुम्हारा तो है? मैम मेरा है। यश का भी है। मैम क्या? मांजर के भी मार्क्स है, रुको मांजर। मैम पीडीएफ में ओपन कर रहा हूँ तो वो ओपन हो रही है पर उसमें कुछ आ नहीं रहा है लिखा हुआ मैम, क्योंकि आज मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। बेटा मुझे गुमा ब्रांच में से आप लोग का नहीं मिला है, आप एक बार वापस भेज दो, मैं चेक करके आपको वापस ट्यूसडे को दे दूँ। मेरा देखो ना मैम, नहीं मिले। मैम कहाँ पर भेजे? अब मैम को भेजो, गुमा मैम की, गुमा ब्रांच के जो मैम है, कौन है मैम? मानसी मैम। मानसी मैम को भेजो। मुझे सिर्फ 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के पेपर मिले, 7C के, आपके नहीं मिले हैं। मैम 8th के नहीं मिले? मैम हम लोग आपको चैट में सेंड कर दे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसमें सेंड करो, मैम को अभी भेजो। क्या लिखे? व्हाट्सएप में आपके पीडीएफ भेजो मैम को, वो मुझे भेज देंगे व्हाट्सएप। मैम आप अभी बोल सकते हो मार्क्स हमारे 8th के? रुको बेटा, रुको 2 मिनट, मैं इन तीनों से बात करी ना। पंक्ति ने एग्जाम नहीं दी, पंक्ति गुमा ब्रांच की ना, गुमा ब्रांच की रिजल्ट शीट में मैंने किसी का नहीं लिखा है क्योंकि मुझे लगा बच्चों ने एग्जाम नहीं दी है। जय रुको मैम, ये मैम दिया है एग्जाम पर, वो आपको शायद पेपर नहीं मिले होंगे। आपका भी नहीं मिला बेटा मुझे पंक्ति। यस मैम, इसीलिए बोल रही हूँ आज भेज दूंगी मैम। साग्निक तू कौन से ब्रांच में? हम चांदखेड़ा। ओके
इवन आई एम मैं मैम को, मानसी मैम को मैसेज कर रही हूँ कथन का। मैंने भेज दिया मैसेज। और कौन है? मैम मेरा दृष्टि। दृष्टि और उमा ब्रांच का केविन। पंक्ति। सभी लोग भेज दो अभी। भेज दिया मैम। मैम मानसी मैम को। यस मैम अभी मेरे पास वो पता नहीं मैम पीडीएफ अभी होगी कि नहीं, तो मैं क्लास के बाद भेज दूंगी। कोई बात नहीं। हम ये हर बार खाओगे। चलो मैंने वो कर दिया है, ठीक है। जय तुम्हारा तो है। मैम कितने मार्क्स की थी मैम? 30 मार्क्स की थी। मैम तो हम वो पीडीएफ ऐसे ही भेज देना, कुछ लिखे बिना। मैम रुको बेटा, लिखे बिना नहीं, अंदर आपका नाम होना चाहिए कि ये पंक्ति का पेपर है। मैं चेक करूं तो मुझे पता कैसे चले कि मैं किसका पेपर चेक कर रही हूँ? मैम वो तो लिख दिया है हमने, पर मैम नीचे कुछ लिखना नहीं है ना कि क्यों फिर से? अभी आया मुझे। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मेरा आपने 5 क्वेश्चन चेक ही नहीं किया। तीर्थ पटेल। मैम मेरे पास अभी वो जो ग्रुप में जो नंबर है ना वो नंबर नहीं है, तो आप अभी बता सकते हो मेरे मार्क्स? मैम एक बार बहुत पहले जब मैं एसपीजीटी में आया था तो एक एसएसटी की एग्जाम दी थी, पर मैम मुझे उस टाइम की मार्क्स अभी तक नहीं मिले। ट्यूसडे आप लोग को कथन और आप सबको मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है मैम मेरा पेपर आया। रुको रुको रुको, हाँ पंक्ति तुम्हारा नहीं आया। फिर भी एक मिनट मैं देख लेती हूँ पहले इन लोग का। मैं मैम अभी पीडीएफ मैंने देखा वो डिलीट हो गई। जय तुम्हें 21 है। यस मैम। ठीक है, अभी आप सबको मिल जाएगा। चलो मैम कैन आई आस्क अ डाउट? मिल जाएगा ना? हाँ ट्यूसडे मिल जाएगा। ओके मैम। मैम कैन आई आस्क अ डाउट? हाँ yes, now we will come to our doubt and this. Manjar, I have not yet told you your marks. Wait, I'm telling you. Teeth, I will see to your paper, okay? And I will revert you on Tuesday. Okay ma'am. मैम may I say my doubt? Yes, Sagni. मैम मेरा डाउट ये है कि ना एक मैम स्कूल में वर्कशीट में ऐसे कि व्हाई डिड मेनी इंडस्ट्रीज सेट अप अराउंड कोल माइंस? हाँ, that is from geography 5th chapter. मैम 3rd चैप्टर। हाँ 3rd चैप्टर शायद से। मैम वही मैम कि है ना रीजन नहीं मिल रहा मैम कि क्यों मैम सेटअप करते हैं वो। मैं स्कूल में 5th चैप्टर हुआ ज्योग्राफी का? नो मैम। हाँ नो मैम, हमारा अभी तक चैप्टर नंबर 4 तक ही हुआ है। तो एक्चुअली तो ये 5th चैप्टर में से है। मैम फिर से एक बार मतलब मैम एक और बार देख लूं मैं क्वेश्चन बोलो वापस, क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ मैम करता हूँ, 1 सेकंड मैम। गूगल क्लासरूम
हाँ मैम। मैम क्वेश्चन ऐसा है कि गिव रीजन व्हाई मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। ओके, और आप बोल रहे हो कि थर्ड चैप्टर में से ही है? हाँ मैम, क्योंकि हमारे स्कूल में अभी तक 4th चैप्टर तक ही करवाया है और माइंस वाला तो सब 3rd में ही है ना। ओके heavy industries and all this are located near the coal mines because coal is a common source of energy for most industries, and to save the transportation cost, as it is bulky and heavy, so to save the transportation cost. You are mute. You have to mute yourself, बेटा. ठीक है, आपकी टीचर भले ये इसने किया, पर ये आंसर एक्चुअली है क्वेश्चन 4th चैप्टर की इंडस्ट्री चैप्टर्स का है. जब इंडस्ट्री हमेशा नियर बाय होती है कुछ फैक्टर्स उस पे है, जब मैं ये समझाऊंगी तब आपको पता चलेगा. ओके मैम एक और पूछ सकता हूँ मैम? एक और क्वेश्चन है मैम. मैम हु इज द फर्स्ट 3 confederation of Mughal Empire? Confederation. हाँ, yeah, it is there na, of Mughal Empire of Peshwa. Yes, Rudra, you want to answer that question? No, ma'am. मैम ऐसा ही पूछ रहे थे मैम कि मुगल एम्पायर की ऑफ पेशवा है, मुगल नहीं है. मैम नहीं होते मुगल के, पता नहीं है मैम, क्वेश्चन पूछा. सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, दे आर द कॉन्फिडेंशियरी ऑफ मैं एक बार कल स्कूल के मैम से पूछूंगा कि ये क्वेश्चन आपने राइट दिया है. और ये कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, जरा मुझे बताओ. मैम पता नहीं मैम, मैम ने से तो कुछ ये चैप्टर गलत है. मेंशन कॉन्फिडेंशियरी पेशवा वाला दिया है, 3 है. ओके ओके मैम, मैं कल स्कूल के मैम से पूछूंगी. मैम मेरे मार्क्स दे दो ना. अभी रुक जाओ यश, अभी मुझे समझा लो. सबको मिल जाएगा. तीर्थ को तो पीडीएफ भी मिल गया, तो आई डाउट कि आपको ना मिले सबको. मैम वो मुझे पीडीएफ ओपन हो रही है पर उसमें सब कुछ ब्लैंक है, पीडीएफ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. तो आप चैट में सेंड कर सकती हो पीडीएफ? नहीं बेटा, मैं कैसे, यहाँ पे मुझे लैपटॉप में नहीं आता. सारी चीजें मेरे फोन में है, मैं ऑनलाइन लैपटॉप में ले रही हूँ. And I am not that smart using this technologies. Okay? I will tell you last 5 minutes में मैं तुम्हें बताती हूँ मार्क्स. Yes मैम. बता दूँ तो तुम्हारा ध्यान पढ़ने में. मैम यश तुम्हें आए हैं 17. ओके मैम. धार्मिक तुम्हारी पीडीएफ ही नहीं खुल रही है मुझसे. मैं जैसे डाउनलोड करने जाती हूँ तुम्हारा पीडीएफ, तो द फॉर्मेट इज नॉट एबल टू होल्ड इन माय फोन. आई एम नॉट एबल टू ओपन द फॉर्मेट. ऐसे कौन से फॉर्मेट में भेजा है मैम? वो जेपीजी कुछ होगा, जेपीजी फॉर्मेट, जिप समथिंग करके किया. हां इट्स नॉट ओपनिंग. मैम तो पक्का जेपीजी होगा, जेपीजी. तो मैम जेपीजी होगा. तो धार्मिक उसको रीसेंड करना. मैम मैं रिसेंड कर दूंगा. मैम एग्जाम लास्ट टाइम मैम जो एसएससी की थी मैम, वो कितने मार्क की थी? चलो भाई, यश को कोई पीडीएफ उसका आज खुल नहीं रहा. यश आज बहुत परेशान लग रहा है. मैम क्या चैप्टर नंबर 4 का पीडीएफ? मैम मैं उसको सेंड कर रहा हूँ मैम पीडीएफ. ओके करो. चलो बाकी सब बच्चे वीडियो ऑन कर दो. मैम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? मैं मुझे पीडीएफ भेज रहा है, इसीलिए मैं पीडीएफ में होगा तो वीडियो ऑन हो जाएगा. Agriculture chapter number 4 we have to start. Then we have to start with history. मैम जो भी मैम मेरे एग्जाम में आ रहा है, आपने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया ना बस. चलो गुड. अच्छा रुको. शौर्य, मीत, देवम. यस मैम. अच्छा, whose responsibility is to inform me that from 6 September your exams are starting? Yes, ma'am. कैसे बताओगे आप मुझे?
मुझे सपना आने वाला था? नो मैम। तो फिर क्या कोर्स क्या है मेरा, जरा बताओ। यस मैम, मैं चलो वो जब तक कोर्स पता है हम शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर। सबसे पहले शुरू होगी कि पहला रिजर्वेशन मेरा। हाँ ओके, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। इन 3 एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज एग्रीकल्चर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लाइक सेरिकल्चर, फिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। देन वी विल स्टडी अबाउट द सिस्टम ऑफ फार्म, then types of farming, and then major crops. Okay, and then we will see the development of agriculture and comparison of farm of India and farm of USA. So Kartan is going to read the first page. You have to start reading from this transformation from a plant to a finished product. देवम, ये फाइल बाइल मुझसे खुलेगी नहीं, तुम्हें सीधा मुझे बताना है तुम्हारे चैप्टर्स। तुम कहाँ तक आपने टेरिटरी एक्टिविटीज तक? यस। हाँ यस, एक मिनट रुको। मैम हिस्ट्री में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, सिविक्स में 1, 2, यूनिट 1, 2 और 3, और ज्योग्राफी में चैप्टर 1, 2, 3। 4th चैप्टर नहीं है आपको? नो। और हमने हिस्ट्री में 4 चैप्टर कर दिए। यस मैम। तो अभी नेक्स्ट वीक हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे तो खत्म हो जाएगा। और जो सिविक्स में यूनिट वापस बोलो 1, 2 और 3। तो अभी 3 का हमारा तो हमारे 2 चैप्टर्स बाकी रहे, एक सिविक्स का और एक हिस्ट्री का। क्लियर? यस मैम। ओके चलो करो मैम स्टार्ट। हाँ चलो। This transformation from a plant to finished product involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary, tertiary activities. Primary activities include all those connected with the extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing, gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread, and weaving of clothes are examples of these activities. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services, transport, trade, banking, insurance, and advertising. For example, are examples of tertiary activities. कंटिन्यू बेटा कथन। Continue, okay ma'am. Agriculture is primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flower, and rearing of livestock. In the world, 50% of the persons are engaged in agriculture activity. 2/3 of Indian population is still dependent on agriculture. Continue ma'am. तो चलो अब इसमें है कि प्लांट, ये प्लांट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है फिनिश प्रोडक्ट में, इसमें 3 स्टेज होते हैं, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। ओके, प्राइमरी यानी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, प्लांट भी आ गया उसमें, उसका एक्सट्रैक्शन और उसका प्रोडक्शन, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग एग्जाम्पल। सेकेंडरी यानी कि ये जो सारे प्रोसेसिंग है ये रिसोर्स का, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करना, ब्रेड का बेकिंग करना, रिफाइनरी करना सारे फ्यूल्स के, क्लोथ को वीव करना, कॉटन उगाना, वो हो गया मेरा प्राइमरी। पर इस कॉटन को प्रोसेस करना, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्निंग, राइट, ये इकोनॉमी एक्टिविटी हो गई सेकेंडरी। टेरिटरी एक्टिविटीज यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बीच में सपोर्ट देना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का करना, ट्रेडिंग करने के बाद उसको सेल करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, दिस आर द रीसेंट टेरिटरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन दिस। अब हम इसमें से सिर्फ पढ़ेंगे पहला एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसमें हम क्रॉप ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर, along with rearing the livestock यानी कैटल।
In the world, 50% of the persons agriculture activities में India is an agrarian country. इंडिया को कैसी कंट्री बोला जाता है? एग्रीकल्चर. 50% पीपल आज भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. क्लियर यहाँ तक? यस मैम. अब कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए ऐसे ही तो मैं आप घर के बाहर निकले और आपके घर में जो बरामदा है उसमें आपने कोई भी कुछ चीज भी उगा दी, ऐसे तो उगेगी नहीं. देयर इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल नीडेड, राइट? देयर आर 8 to 9 सॉइल्स. अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया में पूरे 8 to 9 सॉइल्स, एलुवियल, देन लेटरेट सॉइल, ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, सैंडी सॉइल, clay soil, loamy soil. There are different type of soils according to the topography, according to the climate, and according to the soil. The crop is cultivated. Cotton need a black soil, right? Paddy need a alluvial soil. Climate, it needs too much of rain. Red soil, yes. Red soil, उसमें red oxide, nitrate oxide बहुत होता है और इसलिए वो reddish color का होता है, right? It's found at the सो पैडी को बहुत बारिश की नीड होती है. ज्वार को बिल्कुल भी बारिश की जरूरत नहीं होती. बाजरी, ज्वार कहीं पे भी ग्रो हो जाते हैं. ये कॉटन को हार्वेस्ट के समय बिल्कुल भी बारिश की जरूरत नहीं होती है. तो ये टोपोग्राफी आ गया, सॉइल आ गया, क्लाइमेट आ गया. लैंड सबसे पहले एरिएबल लैंड यानी कल्टीवेशन, सॉइल फर्टिलिटी है कि नहीं, उसके बाद ही हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं. क्लियर टिल नाउ? यस मैम. इंडिया में तो बहुत एरेबल लैंड है. हाँ, पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे जय बच्चन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी नहीं समझ में आया? एक बार मैम फिर से समझाओ. प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि क्या? मैं क्रॉप को ग्रो करती हूँ, वो प्राइमरी एक्टिविटीज होगी. मैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती हूँ. हमने जो 3rd चैप्टर मिनरल्स वाला पढ़ा ना, उसको सारे मिनरल्स को बाहर निकालती हूँ. एक्सट्रैक्शन वो प्राइमरी हो गया. प्लांट को ग्रो करना वो प्राइमरी हो गया. फिशिंग करना वो प्राइमरी हो गया. इसके बाद ये क्रॉप तो मैंने उगा दिया, कॉटन मैंने उगा दिया, पर वो कॉटन डायरेक्ट मैं पहन सकती हूँ क्या? उसका प्रोसेस करना पड़ेगा ना. कॉटन को क्लॉथ में चेंज करने का प्रोसेस होता है, गिनिंग, विविंग, स्पिनिंग, यार्निंग. ये सेकेंडरी हो गया, इंडस्ट्री में जाने का प्रोसेस. मैंने मिनरल को निकाल तो दिया, पर क्या मैं डायरेक्ट उसको यूज करती हूँ? मुझे रिफाइन करना पड़ेगा ना उसको. वो सेकेंड हो गया, सेकेंडरी. थर्ड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वाला ले सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी के दोनों के बीच में मुझे कॉटन लिया तो सही, कॉटन को मुझे मैन्युफैक्चरिंग तक लेके जाना है. चलो कपड़ा बन भी गया पर उसको मार्केट तक लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, इंश्योरेंस की जरूरत होती है, बैंकिंग की जरूरत होती है. ये सारी चीज टेरिटरी में है. सर्विसेज उसको बोलते हैं हम, सर्विस सेक्टर बोलते हैं. दूसरा नाम क्या है उसका? सर्विस सेक्टर. राइट नाउ आई एम इन अ सर्विस सेक्टर. आई एम प्रोवाइडिंग यू टीचिंग. इट इज वन टाइप ऑफ अ सर्विस. ओके, एजुकेशन कम्स इन द सर्विस सेक्टर. क्लियर जय? अब समझ में आ गया? हाँ मैम. और यश क्या डाउट है? मैम वो तो मार्क्स के लिए आपने बोला था ना, तभी मैं लोअर हैंड करना भूल गया था. ओके, साग्निक बोलो क्या हुआ? मैम आपने जो बोला ना मैम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, मैम ये टेरिटोरियल मैम सेक्टर में आते हैं मैम. ऐसे मैम अगर आप हमको पढ़ा रहे हो और मैम हम जब पढ़ते हैं मैम, वो कौन से सेक्टर में आता है? आप कोई भी सेक्टर में नहीं आते हो. नथिंग. ओके. यू आर नॉट अर्निंग. इट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी. When the thing converts into economic activity, when you earn, that time it is known as economic activities. Why it is given word economic? Because economic wealth, when the person is earning. Clear? आप पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी. ये चैप्टर, ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, ह्यूमन रिसोर्स, तब मैं आपको समझाऊंगी. चलो यहाँ तक क्लियर है. अब एक ब्रैकेट है डू यू नो वाला, वो ब्रैकेट सबको इंपॉर्टेंट मार्क करना है. सारी डेफिनेशंस है. एग्रीकल्चर, सीरिकल्चर, फिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर. ओके, agriculture is a science and an art of cultivation on soil, raising crop and rearing livestock. In short, farming.
सीरीकल्चर जब सिल्क वॉर्म का बिजनेस हम करते हैं, फार्मर का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है, यानी कि एक्स्ट्रा अर्निंग है उसका, ये साइड बिजनेस बोल सकते हैं। फिशिकल्चर उसी तरह सिल्क का होता है ना, उसी तरह ब्रीडिंग ऑफ फिश का भी होता है। एक छोटा सा पॉन्ड टैंक लेते हैं, उसमें फिश ब्रीडिंग करते हैं, वो फिश को सेल करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस, फॉर मेडिसिन पर्पस, राइट। फिर है विटीकल्चर। हाँ रुद्र बोलो। हम उसको एक टाइप का फार्मिंग ही बोलते हैं, फिश फार्मिंग। मैम और मैंने भी बहुत होता है। हाँ मैम मेरे एक अंकल है ना, तो मेरे पापा उनके घर पे गए थे, तो उन्होंने जैसे मेरे पापा बोल रहे थे कि फिश उगाई थी उन्होंने। मैंने बोला कि ये कैसे हो सकता है, फिश उगाई थी। ब्रीडिंग ऑफ फिश, दे कीप अ पॉन्ड और इसमें फिश की ब्रीडिंग होती रहती है, बढ़ते रहते, फिर वो सेल करते हैं उसको, राइट। विटीकल्चर इट इज अ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ये ग्रेप्स को वाइन बनाने के लिए यूज होता है और ग्रेप्स खाने के लिए यूज होता है। हॉर्टिकल्चर इट इज अ फार्मिंग ओनली, बट द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इज, एग्रीकल्चर फार्मिंग इसलिए सिर्फ फार्मिंग बोला जाता है क्योंकि उसमें सब कवर हो जाता है, स्मॉल होल्डर लैंड वाले भी कवर हो जाते हैं। हॉर्टिकल्चर इज अ बिजनेस, इसमें जो भी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप होता है वो सिर्फ कमर्शियल यानी सेलिंग पर्पस, बिजनेस पर्पस, इसलिए उसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। मैम बल्क में उगाते होंगे? बल्क में उगाते, ह्यूज लैंड, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मशीनरीज, टूल्स एंड एवरीथिंग। हाँ साधनिक बोलो। अरे मैम मैंने रीडिंग के लिए हाथ ऊंचा किया। अरे यार रीडिंग के लिए। यश तुम बोलो। मैम ये जो हॉर्टिकल्चर होता है उसमें जो आपने बोला सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए, सेलिंग के पर्पस के लिए उगाया जाता है, तो उसमें हॉर्टिकल्चर में जिसने उगाया है और जिसकी लैंड है तो वो खुद रख सकता है थोड़ा अपना उगाया हुआ, या सब कुछ सेल ही करना पड़ता है? छोटा स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता ही है बच्चा, और रखता भी है वो अपने आप, पर ये मोस्टली बिजनेस पर्पस के लिए होता है। ये रेंट पे लिया गया होता है। कॉटन जैसे जूट, वो अपने आप रॉ मटेरियल ही होता है, वो अपने आप लेके भी क्या करेगा, कैश क्रॉप्स उगाते हैं। यूजुअली वो क्या उगाते हैं, कैश क्रॉप्स, कॉफी, टी, जूट, समझ में आया? जो डायरेक्ट तो वो खा नहीं पाएगा, डायरेक्ट तो वो पहन नहीं पाएगा, yes, तो उसको सेल ही करना पड़ेगा। कैश क्रॉप्स उगाते हैं। क्लियर? यस मैम क्लियर। अब बहुत फनी तरीके से समझाया मैंने, वो उसको याद रहेगा ना इसलिए। मैम उसको वही याद रहता है। हाँ आपकी गोल्ड वाला पूछ क्या अब ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, फार्म सिस्टम वाला, सागनी को पढ़ना है। आज बुकिंग चल रही है, हाउसफुल हो जाएगा। देखो बच्चे बुकिंग पे बुकिंग कर रहे हैं हाउसफुल होने के पहले। हम इतने दिनों बाद रीडिंग करने को मिला है, बहुत खुशी हो रही है। सागनिक चलो। हाँ मैम। Farm system, agriculture or farming can be looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery, and labor. Some of the operations involved are plowing, sowing, irrigation, weeding, and harvesting. The outputs from the system include crops, wool, dairy, and poultry products. Dairy. Okay. Yes, Devam. बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना। अगर ये फार्म सिस्टम आप अभी याद रखोगे ना, तो वही चीज 5th चैप्टर में इंडस्ट्रियल सिस्टम में है। 3 चीज आपको याद रखना है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट में यानी कि मैंने वो पर्टिकुलर लैंड में क्या इनपुट किया, जब जाके वो प्रोसेस होके फिनिश प्रोडक्ट बना। सीड्स डाले, सीड्स डालोगी तभी क्रॉप उगेगा ना, वरना तो आएगा ही नहीं वो बेचारा बाहर। फर्टिलाइजर्स, उसको मरने से बचाने के लिए, मशीनरीज, राइट, एंड लेबर। ये हो गया तुम्हारा इनपुट। मैम लेबर ना हो तो बेटा तो कुछ ही नहीं होगा, लेबर ना हो तो मशीनरी करना पड़ेगा सारा काम। मशीन को चलाने के लिए भी लेबर चाहिए। हम वैसे नहीं मैम, ये तो कंप्यूटर जैसा हो गया। तो हम किसी को लेबर रखना ही नहीं हो तो खुद से काम करना हो तो बेटा वो सारी स्मॉल पैच ऑफ लैंड में होता है। जब घर के ही लोग होते हैं जो घर का ही सारा कर लेते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे। यहाँ पे जब हम फार्म सिस्टम की बात करते हैं तो वो हॉर्टिकल्चर को दिमाग में लेके सिस्टम की बात करते हैं, कमर्शियल यूज को लेकर हम बात करते हैं। ओके मैम, जो कि बल्क में होता है। यस,
ये इनपुट हो गया। अब प्रोसेस होता है, यानी कि मुझे उसको प्लाविंग करना, सोइंग करना, स्प्रे करना, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये तुम्हारा हो गया प्रोसेस। इरिगेशन, वेडिंग एंड हार्वेस्टिंग, उसको हार्वेस्ट करो तब तक। फाइनल आउटपुट होता है तुम्हारा जो क्रॉप बाहर आए। वुल का किया तो वुल, डेयरी का किया डेयरी, पोल्ट्री का किया तो पोल्ट्री प्रोडक्ट, सारा फार्म सिस्टम के अंदर आ जाए। तो 3 याद रखना है। पंक्ति कौन सा 3 है वो? पंक्ति मैम डाउट। मैम मैं बताऊं कौन से 3 है? मैम मैं बताऊं? में मैम मैं बताऊं? नहीं, रुको, क्या हो गया पंक्ति? मैम मैं बताऊं प्लीज? नहीं, रुको, तो डाउट है, वो तो सॉल्व कर दो। रुक ना। तनिष्का कौन सा 3 है? फार्म सिस्टम में 3 चीज है, कौन सी 3 चीज है? इतना याद मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? आज सारी लड़कियां सो रही है। मैम मैं नहीं सो रही। स्लीपिंग ब्यूटी हो गई है सबकी सब आज। केविन तेरा वीडियो ऑन कर। मैम मैं बताऊं? यश नहीं बताना है। मितेन वीडियो ऑन करो। मैम आपने लास्ट लेक्चर से मुझे चांस ही नहीं दिया रीड करने और आंसर का। मैम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। थैंक यू। यश तुम्हें दूंगी आज मैं। मितेन फार्म सिस्टम समझाओ। कब से मैं अपना गला दुखा रही हूँ और आप लोग मजे कर रहे हो। मैम एक बार मैं बोल दूं? मैं बोल दूं मैम क्या क्या 3 है प्लीज? नहीं बोलना है, तुझे पता है, मुझे आई नो, पर ये जो बच्चे आराम कर रहे हैं ना, उनको जगा दो जरा, सो गए थे, बीच में झपकी ले ली उन्होंने। वेरी गुड। हाँ मितेन। अच्छा मितेन कौन से पेज पे हम लोग? मैम पेज नंबर 42। चलो थैंक गॉड, ये तो पता है। तो उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे पेज नंबर 42 में? मैम फार्मिंग वाला। सारा फार्मिंग ही है, पर उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम। तो मैंने क्या समझाया फार्म सिस्टम में? उसकी 3 चीज होती है फार्म सिस्टम की। कौन सी 3 चीज है? मैम इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स। अच्छा, तो पहले क्या हो गया था? महावीर तनिष्का क्या हो गया आज? क्यों ध्यान नहीं है? मम्मी ने खाना नहीं दिया? नहीं मैम, मैं आज दोपहर को पता नहीं कैसे सो गई तो सो के उठी हूँ। मैम वैसे दोपहर को मैं सोती नहीं हूँ इसलिए। अच्छा, ये सो गई इसकी वजह से शी इज नॉट फ्रेश। मेरे केस में उल्टा होता है, मैं सो जाती हूँ तो आई एम रियली वेरी फ्रेश। नहीं मैम होता है क्या, मैं दोपहर को सोती हूँ फिर मेरे को रात को नींद नहीं आती, 2-3 बजे आती है फिर। मैम ऐसा ही होता है, जो दोपहर को नहीं सोते हैं ना, ऐसा ही होता है। चलो काव्या, व्हाट इज द फार्म सिस्टम? Ma'am, it is physical inputs and outputs. In physical input, there is storage, labor, machinery, chemicals. And in out बीच में प्रोसेस होता है बेटा, डायरेक्ट उसका प्रोडक्शन नहीं हो जाता है। प्लाविंग, सोइंग, इरिगेशन, वेडिंग एंड हार्वेस्टिंग, ये उसका प्रोसेस है। फाइनल इज अ आउटपुट, इट इज अ क्रॉप, वूल, डेयरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री प्रोडक्ट। ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम। मेरा डाउट है। हाँ हाँ, अब तेरे डाउट में आ रही हूँ, बोल। हाँ मैम, जैसे वो मैं पिछले पेज में है बेसिक और पिस्की कल्चर था, थर्ड वाला ब्रीडिंग ऑफ फिश एंड स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। मैम उसके जगह कोई एनिमल हो, मतलब कि काऊ कि कोई भी ब्रीड का डॉग वैसा, तो वो इसमें आता है, अलग होता है? उसके लिए अलग होता है, वो रेयरिंग लाइवस्टॉक के अंदर आ जाता है। ओके मैम एनिमल हस्बेंडरी ना? यस, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में तबेला बोलते हैं। आज साधनिक बोलेगा मैम अजीब अजीब वर्ड लेकर आ रहे हैं, है ना? नो मैम, कोई बात। 10 years back we had a small animal husbandry.
एक छोटा सा तबेला था। हम 10 साल तो बहुत पुराना। हाँ, अब वापस करेंगे। वी हैव टेकन वन एग्रीकल्चर लैंड and not a huge animal husbandry. We And will patch land. Yes. Not the patch land. We have taken a मतलब थोड़ा और बड़ा, मतलब बहुत बड़ा 4 acre land we have taken, and in that we are going to do a farmhouse, a small organic farming and everything. हम क्या बात है, आप लोग नेचर के इतने करीब रहोगे। नहीं, मैंने, मेरे हस्बैंड, हम सिर्फ घूमने जाएंगे, 2 दिन का वीकेंड एंजॉय करने जाएंगे। माल से मतलब आप 2 दिन पढ़ाने के लिए नहीं होंगे। अरे ये अभी सही तो बच्चा है, काफी वक्त लगेगा उसको। ये मैम ये सही है, माल से मतलब अभी तो उसको लिया है, इसको अभी हमने सिर्फ इनपुट किया है, प्रोसेस बाकी है, आउटपुट को आते आते काफी साल लगेगा, टाइम लगेगा। ओके चलो, नाउ इट इज अ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जैसे कि यश आज बहुत नाराज है, उदास भी है, ये हम यश को चांस देंगे आज। मैम फिर मैं करूंगी। हाँ पंक्ति तू ध्यान दे, तू मेरे सवालों के आंसर देगी तो तुझे चांस दूंगी। मैम यू डिसअपॉइंटेड मी। मैम नहीं करूंगी वापस। हाँ यश। यस मैम। मैम यश को मैम मुझे भी रीड करना है। अगर यश को रीडिंग नहीं देती ना तो आज वो मेरे कैमरा से बाहर आके मुझसे लड़ पड़ता, है ना? नहीं मैम। चलो अब हम जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंडिया में टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है कि इंडिया में कैसे टाइप्स के फार्मिंग होते हैं। मोस्टली 2 टाइप के फार्मिंग है और दोनों में सब डिविजन है, सब्सिस्टेंट फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के नाम से आपको पता चल जाएगा वो टाइप का फार्मिंग जो सेलिंग पर्पस के लिए होता है, बल्क में होता है। सब्सिस्टेंट फार्मिंग में 2 टाइप के होते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग। प्रिमिटिव में और 2 टाइप के होते हैं, शिफ्टिंग एंड नोमैडिक। कमर्शियल फार्मिंग में होता है मिक्स्ड फार्मिंग, राइट, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये अलग अलग है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्सिस्टेंट फार्मिंग, पॉइंट वाइज समझाऊंगी, समझना। यश सबसे पहले तुम्हें रीड करना है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये टॉपिक थोड़ा हार्ड लग रहा है। इजी ये भी फनी में समझा लूंगी, डोंट वरी। हाँ मैम पढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग is practiced in various ways across the world, depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor, and level of technology. Farming can be classified into 2 main parts. These are subsistence farming and commercial farming. So it depends upon the labor, level of technology used. इस हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। सबसे पहला सब्सिस्टेंट फार्मिंग पढ़ो यश। Subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, now low levels of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. ये वर्ड बहुत हार्ड है ना बोलने में, सब्सिस्टेंस। हाँ मैम, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझ ही नहीं आया मुझे, टंग ट्विस्टर जैसा है। ओके, सब्सिस्टेंस वो सिस को अपने पास अपने टंग में ही रखना है, उसको बाहर नहीं लाना है। सब्सिस्टेंस समझ में आया? हाँ मैम। मैम मुझे ये फिर से समझाओ ना सब्सिस्टेंस। अरे अभी सबको समझाऊंगी, मैंने समझाया है कहाँ, तूने सिर्फ पढ़ा है। ओके। ये टाइप का फार्मिंग जो होता है छोटे से पैच ऑफ लैंड में होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, यानी कि ना तो ज्यादा टेक्नोलॉजी ना तो ज्यादा लेबर, घर के ही लोग होते हैं और स्पेसिफिकली जो भी चीज प्रोडक्शन किया यानी उगाए हैं जो भी क्रॉप, वो अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए किया। ठीक है, अगर उसमें से कुछ सरप्लस बचा तो नॉर्मल सी नजदीक की विलेज की जो भी मंडी है उसमें जाके मैंने सेल कर दिया। ओके, सो दैट इज नोन एज सब्सिस्टेंट फार्मिंग। क्लियर यश? मैम एक डाउट है। हाँ मैम क्लियर। मैम एक मैम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, आई एम कमिंग टू इट बेटा, हैव आई एक्सप्लेन दैट पार्ट? नहीं मैम, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर ही है ना, इसलिए पूछ डाला। यस, अब सब्सिस्टेंट में हमने एक पार्ट पढ़ा कि बेसिकली इट इज डन फॉर द सर्वाइवल, यानी कि यहाँ पे बोला है फार्मर्स फैमिली के लिए किया है, और इसीलिए टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं होता है, घर के ही लोग लेबर होता है, हाउस होल्ड लेबर।
अब सबसिस्टेंस में दो टाइप की होती है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव। सबसे पहले हम समझेंगे इंटेंसिव। यस यश, कंटिन्यू। यस मैम, इन इंटेंसिव सब क्या था मैम? ये वर्ड सबसिस्टेंस। यस सॉरी यश, कंटिन्यू। यस मैम वो बोल रहा है कि कैसे बोलेंगे, ऐसा ही ना? सब्सटेंस, हाँ मैम, मैम वो भूल जाता है। कोई बात नहीं, सब बोल दे उसको। In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses, and oilseeds. Intensive substantial agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of Southeast and South in Asia. बेचारा एक सबसिस्टेंट वर्ड से इतना कंफ्यूज हो गया है ना। Yes, वही मैम। ओके चलो, अब ना जब लेक्चर खत्म हो जाए ना तो तू इसको 3-4 बार बोलते रहना, ठीक है? सबसिस्टेंस। हाँ मैम। ये इंटेंसिव है, यानी कि यहाँ पे ना कल्टीवेशन किया जाता है बहुत छोटे प्लॉट में नहीं, एक नॉर्मल सा प्लॉट होता है जिसमें वो टूल्स यूज करते हैं, थोड़े लेबर यूज करते हैं। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज, सनशाइन, फर्टाइल सॉइल, यानी सब फेवरेबल है उनके। क्रॉप को एनुअली एक ही प्लॉट में ग्रो करना होता है। और राइस बेसिकली वो लोग ग्रो करते हैं, वीट, मेज, पल्सेस, ऑयलसीड। यहाँ पे इंटेंसिव चीज ऐसी होती है कि जहां पे टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत यूज की जाती है, थोड़ा बहुत लेबर यूज किया जाता है, थोड़ी चीज अपने पास रखते हैं और मोस्ट ऑफ वो सेल कर देते हैं, बट नॉट अ ह्यूज बिजनेस, नॉट अ ह्यूज बिजनेस। ओके, अ स्मॉल फार्म लैंड होल्डर जो अपने पास रखने के बाद थोड़ा अर्न करता है। टोटली ये देखो, सबसिस्टेंट में जो पहला वाला हमने पढ़ा ना, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो सिर्फ फार्मिंग करता है, खेती करके खुद, यानी कि एक जगह पे उसने वेजिटेबल्स भी ग्रो किया होगा, 3-4 वेजिटेबल्स ग्रो, धनिया भी ग्रो की होगी, पालक भी ग्रो किया होगा, सब ग्रो किया होगा, और वो उसी से उसका गुजारा करता है। ओके, बचता है तो सामने वो उसको बेच के पैसे लेके वो उस महीने का वीट हो या जो हो वो ले लेता है। वो हो गया सबसिस्टेंट, जिसके पास छोटा सा ही खेत है और वही उसका गुजारा है, बेचारा गरीब फार्मर हम बोल सकते हैं। इंटेंसिव यानी कि जो कर तो रहा है पर ह्यूज बिजनेस कमर्शियल जैसा नहीं कर रहा है, उसमें वो राइस, वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड कर रहा है, उसको सेलिंग पर्पस के लिए ही वो कर रहा है। क्लियर? मैम एक बार मैम आप ये वाला फिर से, मतलब ये जो आपने बोला ना कि वो सेलिंग के लिए कर रहा है, वो वाला पार्ट एक बार समझा दो ना मैम। इंटेंसिव सबसिस्टेंट में यानी कि क्या, प्लॉट तो छोटा ही होता है, कमर्शियल जितना बल्क में नहीं करना है उसको, पर वो सेलिंग पर्पस के लिए करता है। अपने पास रखता है थोड़ा, मेरे पास राइस फील्ड है तो ऑफकोर्स मैं अपने पास रखूंगी, पर थोड़ा पार्ट में उसको सेल कर दूंगी। अ स्मॉल बिजनेस पर्सन, अ स्टार्टअप बिजनेस पर्सन, नॉट अ ह्यूज बिजनेस पर्सन। मतलब कमर्शियल नहीं है, शॉर्ट है। यस, नाउ वी विल कम टू द प्रिमिटिव। सी, प्रिमिटिव से ही हमें पता चलता है कि जो फॉरेस्ट में हो रहा है ओल्ड टेक्नोलॉजी से, जिसमें हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। यश तेरा टर्न खत्म हो गया, पंक्ति को पढ़ना है। यस मैम। ओके, पंक्ति शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पहले समझाऊंगी, तू मेरे जवाब देगी, उसके बाद तू पढ़ेगी, वरना चाहिए पढ़ेगा। ओके मैम। ओके, नाउ लिसन, in shifting agriculture there are two types, shifting cultivation and nomadic herding. First is shifting cultivation. Shifting cultivation को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोला जाता है, इंडिया में उसको जूम कल्टीवेशन बोला जाता है। हर एक कंट्री में फॉरेस्ट में ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है और हर एक कंट्री में उसके अलग अलग नाम हैं। साइड में आपको टेबल दिया है, डू यू नो, उसमें दिया है कि इंडिया में उसको जूमिंग बोला जाता है, मैक्सिको में उसको मिल्फा बोला जाता है, ब्राजील में उसको रोका बोला जाता है, मलेशिया में उसको लदांग बोला जाता है। इसके अलग अलग नाम है।
अब कैसे? ये मोस्टली ट्राइबल पीपल प्रैक्टिस करते हैं, फॉरेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मैम स्मॉल पैच ऑफ लैंड वो लोग लेते हैं। मैम on chapter 5 we have that only na zoom cultivation. Yes, this is the same thing which we understood of the tribal. हाँ मैं वही पूछ रहा था कि ट्राइबल डिस्कोर्स वाले में थे वही वाला ना zoom cultivation। वो ही है। That was a chapter 5. मैम नो chapter 4. That was a chapter 4. Same वही है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड लेना, राइट, उस पे जितने भी ट्रीज वेजिटेशन है उसको कट करना, बर्न करना, सॉइल के साथ उसको टील करना और उसके बाद वहां पे कल्टीवेशन करना। कुछ साल के बाद उसका सॉइल फर्टिलिटी चली जाती है तो उसको अबंडेंट करना, शिफ्ट कर देना। क्लियर? यस मैम। पंक्ति, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? जूम कल्टीवेशन। चलो डन। अब पढ़ सकते हम ऐसा पूछते हैं कि ना मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं जूम कल्टीवेशन को, ऐसा पूछते हैं। वो तो मेरे को भी नहीं, किसी को नहीं पता। मैं पंक्ति के बाद मैं रीड करूंगी। मेरे को तो दो। मैम हो गया हाउसफुल। हाँ चलो, पंक्ति के बाद जय है। जय कब से कतार में खड़ा है? मैं सुबह से कतार में खड़ा हूँ, आप मेरे को दो। तूने दिया तो सबसे पहले तूने तो शुरू की कतार। वो ग्रुप कथन था, वो अच्छा ओके चलो भाई, पंक्ति कंटिन्यू। Yes ma'am. Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of an Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes, and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. I don't need to explain this further, okay? Clear? Now continue with nomadic herding. Yes, ma'am. Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climate constraints and terrain. Sheep, camel, yak, and goats are the most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides, and other products to the herders and their families. See, nomadic. ये समझा? हाँ। तुम्हें समझाना है? हाँ। समझाओ। मैंने नोमैडिक हर्डिंग में और ऐसा होता है कि जो हर्डर्स हैं वो अपने एनिमल्स को लेके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड ऑफ देयर एनिमल्स। और द मोस्टली यूज्ड एनिमल्स आर शीप, गोट, कैमल्स एंड आपकी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है दूसरों। क्लियर? एनी अदर स्टूडेंट इज हैविंग डाउट? मैम एक बार ये नोमैडिक हर्डिंग वाला समझा दो ना। ओके, मोस्टली कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? सबसे पहले सेमी एराइड एरिया में, जैसे कि सहारा, सेंट्रल एशिया और इंडिया के राजस्थान और जम्मू कश्मीर। अब इस टाइप का फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन होता है यानी कि जो अपने कैटल के साथ रेयर कर रहा है, वो जगह से एक प्लेस से दूसरे जगह अपने एनिमल के लिए मूव होता है। किसके लिए? उसकी फॉडर यानी उसका चारा, खाना खाने के लिए, पानी के लिए। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस। ये क्यों उसको मूव करना होता है? अब वो एक जगह से दूसरे जगह जहां पे उसके एनिमल का फॉडर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए मिल नहीं रहा है, तो ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे उसके एनिमल का फॉडर मिलेगा। तो जहां पे बहुत ठंड है और स्नो गिर रहा है, तो इट विल मूव वेयर द वेजिटेशन इज देयर। ओके, एंड द एनिमल्स यूजुअली कॉमनली दे रेयर आर sheep, cattle, yak and goats.
साथ में यही एनिमल उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, वूल एंड हेड्स। ठीक है मैम, हाइड्स मतलब क्या होता है? स्किन। मैम नोमैडिक हर्डिंग की वजह से मैम कभी कभी मैम ओवरग्रेसिंग हो जाती है। क्या हो जाता है मैम? नोमैडिक हर्डिंग की वजह से कभी कभी ओवरग्रेसिंग हो जाती है। ओवर ग्रेसिंग, ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। यस यस राइट, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। डन। हाँ मैम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स? क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट विच आई एक्सप्लेन कि मैं अपने हर्डर के साथ वहां पे हूँ, जब विंटर में वहां पे स्नो होगी तो उसके लिए वेजिटेशन नहीं होगा, तो मैं उस डायरेक्शन में चली जाऊंगी जहां पे मुझे वेजिटेशन मिलेगा। ओके। जूम कल्टीवेशन में था वैसा? नहीं बेटा, जूम कल्टीवेशन इज डिफरेंट। योर आई एम मतलब टाइप ऑफ उनके जैसा, क्योंकि उनकी जब लैंड फर्टाइल नहीं थी तब टेम्पररी फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हर्डर को खाने के लिए घूम रहे हैं। मैम उसमें तो पोटैश के लिए ऐश डाला था ना मैम। वो लोग जब भी ये उनके एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाते तो सिर्फ एक फिक्स जगह ही होती है क्या, या हर बार अलग अलग जगह पर जाते? मोस्टली तो डेफिनेट रूट ही होता है उनका। तो फिर मैम डेफिनेट रूट होगा और फिर फिक्स प्लेस होगी तो वहां रोज जाएंगे तो उधर वो फूड खत्म नहीं हो जाएगा? ग्रो होने में टाइम नहीं लगता है ग्रास को? हम हर बार खेती नहीं करते, तेरे घर में हर बार दूध नहीं आता? मैम आता है ना। तो फिर खत्म नहीं हो गया? अभी हम सबको नहीं मिल रहा, यश के घर जा रहा है तो नहीं मैम। तो मैम पता चल गया। हाँ मैम मस्त कॉमेडी किया आपने। हाँ मैम। ओके, नाउ वी विल कम टू द कमर्शियल फार्मिंग। जय मैम कैन आई रीड? एंटरटेनमेंट हो गया। हाँ, जय कब से वेट कर रहा है, अब मेरा टर्न आया। मैम वो कतार में खड़ा की तरह वो एंट्री करेगा अभी। चलो जय, कमर्शियल फार्मिंग। Yes, ma'am. Commercial farming. In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming, and plantation agriculture. In commercial grain, let me first explain this. Clear? यहाँ पे जो भी चीज किया जाता है वो सेलिंग पर्पस के लिए किया जाता है, फिर वो एनिमल हो या क्रॉप हो। एरिया जो भी कल्टीवेटेड होता है उसमें ह्यूज कैपिटल यूज किया जाता है, मशीन्स यूज किया जाता है। अब इसमें 3 टाइप की है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। देवम कुछ डाउट है? अच्छा नहीं है तो मैं तुझे पूछ रही हूँ, 3 टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है, कौन सी 3 टाइप की है? मैम मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। वेरी गुड। सबसे पहले हम समझेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। यस जय। In commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are common commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe, and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. ठीक है। अब कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल पर्पस यानी सेलिंग पर्पस। कॉमनली कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स क्या है? ग्रेन से है तो हमें पता चल गया व्हीट और मेज। और प्रैक्टिस होता है टेम्परेट ग्रासलैंड, यहाँ पे हमें नाम दिए कि कहाँ पे होता है, नॉर्थ अमेरिका, ग्रासलैंड्स राइट। स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी कम पॉपुलेशन, डेंसली यानी ज्यादा, स्पार्सली यानी कि कम। विंटर सिवियर होती है, ज्यादा ठंडी, जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं और सिंगल क्रॉप ही ग्रो होता है। सिवियर विंटर की वजह से सिंगल क्रॉप होता है, ठीक है, पूरे साल में एक ही क्रॉप। पता है ना आपको 3 टाइप के, आपको साइंस में 8th में हो ना, आ गया खरीफ, रबी और
हाँ मैम, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप पता है मैम। समर, विंटर एंड जियत क्रॉप, 3 टाइप के होते हैं। मैम हमने तो सिर्फ खारिफ और राबी ही पढ़ा है। जियत भी है। नहीं मैम, जेड क्रॉप है जेड क्रॉप। हमारे यहाँ नहीं। यस दैट इज मॉनसून क्रॉप, रेनी सीजन। यस मैम। मैम राबी क्रॉप बोलो ना। क्या बोलूं? मैम कुछ नहीं। ओके, तो ये सीजन के हिसाब से क्रॉप्स ग्रो होते हैं। ओके, नाउ वी विल कम टू द मिक्स्ड फार्मिंग। यस जय। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand, and South Africa. Wait, mixed farming इसलिए बोला है, मिक्स करना है, फार्मिंग भी करना है, और जो एनिमल को रेयर कर रहे हैं उनका खाना, फॉडर, पेस्चर लैंड यानी कि चारा भी ग्रो करना है। क्लियर? ग्रोइंग फूड, फॉडर क्रॉप एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक, 3 चीज करनी है, इसलिए उसको मिक्स फार्मिंग बोला है। ये प्रैक्टिस होता है यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। मैम इंडिया में होता है? हाँ इंडिया में होता है। इंडिया में तो यूजुअली मिक्स फार्मिंग ही होती है। एनी डाउट? अब लास्ट है मेन प्लांटेशन। मैम 5:30 हो गए। नहीं हुआ, 3 मिनट है। प्लांटेशन तुझे क्या करना है? कुछ नहीं। बस, तो फिर मेरा तो इसके बाद भी लेक्चर है। मैं 2:30 की बैठी हूँ यहाँ पे। क्या क्या क्या? आपकी क्लास 2:30 से स्टार्ट है। क्या सीरियल देख कर आए? 3 बार इको साउंड में बोल रहा है क्या क्या क्या। मैम इको तो ऐसा होगा, क्या 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 ऐसे करके। मैम प्रोफेशनल। मैम बट आपको तो सिर्फ मैम ये प्रोफेशनल एक्टर है ना मैम, ये यस प्रोफेशनल एक्टर है। मैं 2:30 से ऑनलाइन ले रही हूँ रुद्र, तो मैं नहीं थकी हूँ ना, तो तू भी नहीं थकना चाहिए। अरे मैम आपकी मतलब वो बैग कैसी है? फाइन मैम हमें तो सुबह, मैम हमें तो सुबह भी 6 घंटे। यस मैम, हमें भी 6 घंटे स्कूल होता है। मुझे सुबह 8 से 1:20। तू अकेला नहीं बैठता, मेरी बेटी भी बैठती है। मैम बट सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसमें कुछ नवाई नहीं। हाँ मैम, हम लोग भी 6-6 घंटे ही बैठते हैं। मैम हमारे तो सिर्फ 4 घंटे ही होता है। बीच में वीडियो ऑफ कर देते हो, सब मुझे पता है क्या सीन होता है। वीडियो ऑफ कर देते हो, सो जाते हो, टहलने चले जाते हो, नाटक सबके पता है। मैम टहलना तो पड़ेगा। मैम हम नाटक नहीं करते मैम। मैं तो सब लोग वीडियो बंद करके खाते भी है। हाँ मैम ये तो बहुत किया है मैम, वीडियो प्लांटेशन खत्म कर ले तो चल। मैम मेरे 3 घंटे ही होते हैं स्कूल। जय। Yes, ma'am. Last topic, plantation. Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana, or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. Okay, ये कैसी टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है? सिंगल क्रॉप ग्रो होता है, जैसे कि टी, कॉफी, शुगरकेन, कैशू और रबर। इसे प्लांटेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसको गार्डन की तरह ध्यान रखना है, एक्सपेंसिव होता है। जब तक ये कल्टीवेट नहीं हो जाता ना, तब तक उस पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल मीन्स मनी इज रिक्वायर्ड। नियर बाई फैक्ट्रीज नहीं होता क्योंकि ये जल्दी पेरिशेबल होता है, और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ही एसेंशियल होता है। क्लियर? Major plantations are found in world. Capital मतलब क्या? Money. Whenever in geography we use capital investment, it is money. Okay? Okay, ma'am. Clear? और नीचे की लाइन में आपको दिया है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है। रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया, ये सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे मेजर प्लांटेशंस है। चलो, आप लोगों को इंग्लिश है ना इसके बाद? यस मैम। हाँ मैम इंग्लिश। यस मैम। मैम है ना, मैम वर्कशीट ही करवाते हैं। अब यहाँ से जो हमारा मेजर क्रॉप और वो है, मैं ट्यूसडे को खत्म करूंगी। आई विल वेट फॉर द मैम। मैं वेट करूंगा ट्यूसडे को फर्स्ट। ओके,
मैम मैंने तो कितना छोटा रीड किया, कितना छोटा। चलो सब म्यूट हो जाओ। मैम लीव हो जाओ कि म्यूट हो जाओ? वीडियो ऑफ भी कर दो और म्यूट भी हो जाओ। मैम की वीडियो ऑन नहीं रख सकते? मैम आपका माइक म्यूट है।